बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ अजीत द्विवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं क्योंकि बांग्लादेश में आग अभी भी जल रही है। एक बार फिर हिंदू वहां पर खतरे में है और सड़कों पर लाखों का सैलाब निकला हुआ है और हर आदमी गुस्से में है, नारे लगा रहा है, भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है। ये जो जमात है, दरअसल ये जमात इस्लामी के ही लोग हैं और वो कट्टरपंथी जमात है जो अपने देश को पूरी तरीके से इस्लामाइजेशन की ओर ले जाना चाहता है। उसके बहाने खोजे जा रहे हैं। अब बहाना यह बन गया कि पिछले साल के तख्ता पलट में शामिल एक युवा नेता, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें किसी तरह भारत का एंगल खोजो, भारत का एंगल इसमें जबरदस्ती डालो ताकि भारत को इसमें किसी तरह विलेन बनाया जा सके। और जो सरकार है वहां की, वो सब ये होने दे रही है। भारत ने इस पर एतराज जताया बाकायदा कि हम पर ऐसे आरोप आपके देश में लग रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। और यहां उनके राजदूत को बुला के कहा गया कि और इसका आपकी सरकार की तरफ से कोई खंडन भी नहीं किया जा रहा है। किसी देश के अंदर किसी दूसरे देश के ऊपर कोई आरोप लगाकर ऐसे लाखों लोग सड़क पर उतरने लगे तो सरकार की जवाबदेही है कि नहीं, उस पर कुछ बोले। बांग्लादेश की सरकार पूरी तरीके से खामोश है। फिर वो हिंदू लड़का जो है जिसको पीट पीट कर मार डाला गया, दीपू दास, मार सब पीटा, फांसी दी, फिर जलाया, सब किया उसके साथ, सब कुछ किया उसके साथ। तो वो मुद्दा तो था ही। अभी अब कल एक खबर आई है, 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया इसी भीड़ ने। 7 साल की बच्ची। गुस्सा था बीएनपी नेता के, एक नेता से। बीएनपी खालिदा, शेख हसीना की पार्टी नहीं, खालिदा जिया की पार्टी। उनसे क्या बैर है भाई? तो उनकी पार्टी के नेता को घर को आग लगा दी। बच्ची घर के अंदर थी, जल के बढ़ गई। 2 बच्चियां गंभीर रूप से झुलसी हुई। और अब यह पता चल रहा है, आज अखबार में खबर थी कि पाकिस्तान की इसमें जो पाकिस्तानी हिडन हैंड है, अब वो ज्यादा हिडन रह नहीं गया, वो क्लियर उसकी परतें आ रही हैं सामने। पाकिस्तान की शह पर यह हो रहा है और ये दरिंदगी है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपना ही देश जला रहे हैं, अपना ही देश फूंक रहे हैं बिना किसी मुद्दे के। अब इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है मोहम्मद यूनुस को कि वो उस्मान हादी के हत्यारों को 24 घंटे में हमारे सामने पेश करो। किसी सरकार को आप हॉस्टेज बना सकते हैं क्या? अरे एक मर्डर केस है और जितनी मेरी जानकारी है वो एक व्यक्ति तो पकड़ में है, उनकी पकड़ा गया है। उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं और लोगों को ढूंढ के लाओ इसमें। और आपने अपने मन में जो शत्रु बना रखे हैं अपनी सरकार को के गले में फंदा डाल के कह रहे हो 24 घंटे में मुझे वो सारे लोग चाहिए। पाकिस्तान का एंगल की खबर ये आज थी कि पाकिस्तान का जो उच्चायोग है वहां पर, उसमें एक बाकायदा आईएसआई का ढाका सेल बना हुआ है और इसको एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर जो है उनका, वो इसको हेड करता है। इसमें उसके अंडर कर्नल मेजर रैंक के भी हैं और इनकी जो खास प्लानिंग है, और ये भी था उसमें कि ये पहले नहीं एग्जिस्ट करता था ऐसा सेल, ये आईएसआई उसको कमांड कर रहा है उस सेल को। उसका मोटिव इस वक्त एक ही है, किसी भी तरीके से जमाते इस्लामी को सत्ता में लाना। जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जमाते इस्लामी को जीत दिलाना। और जमाते इस्लामी को जीत अपने दम पर पूरी तरह तब तक नहीं मिल सकती जब तक पूरे देश में कट्टरवाद की लहर ना उठ जाए। उसी के बेसिस पर वो सत्ता में आ सकते हैं। तभी तो ये बीएनपी पे भी गुस्सा आपको दिख रहा है, वरना बांग्लादेश नेशनल पार्टी से क्या नाराजगी है? वो तो शेख हसीना की धुर विरोधी हैं। इन्हीं तो दोनों का झगड़ा रहता है हमेशा से, उनके ऊपर भी गुस्सा। तो ये केवल और केवल जमाते इस्लामी को प्रॉप अप करने की कोशिश है। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं उस्मान हादी के जनाजे में जो भीड़ उमड़ी थी। कट्टरपंथी जमात ने एक बार फिर कैसे यहाँ हिंसा भड़काने की कोशिश की। 24 घंटे में 1,30,00,000 से ज़्यादा हिंदुओं पर ये अगले 24 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ढाका में भारत विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी को कल दफन कर दिया गया और उसके जनाजे में खुल्लम खुल्ला यूनुस सरकार को धमकियां दी जा रही थी। कुछ सुना दीजिए इसमें जो नारे लगे। ইনকিলাব মঞ্চ এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, খুনের পরিকল্পনাকারী, খুনের সহায়তাকারী এবং পুরো খুনি চক্রকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং সহকারী উপদেষ্টা খোদাবক্স
তাদেরকে জনতার সম্মুখে এসে তারা এই খুনের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহ ধরে কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা জনসম্মুখে জানাতে হবে। যদি তারা জানাতে না পারে তাহলে তাদেরকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইনকিলাব মঞ্চ কোনোভাবেই শরীফ ওসমান হাদির রক্তকে বৃথা যেতে দেব না। আমরা ঘোষণা করতে চাই শরীফ ওসমান হাদির রক্তের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইনসাফ কায়েম হবে। আপনাদেরকে তিনি বারংবার বলেছেন। अब ये आदमी जो है भीड़ में, ये भीड़ ही है, भीड़ जो है अपने देश के गृह मंत्री को ये कह रही है हमारे सामने आओ और पिछले 7 दिनों में जब से गोली चली थी उस पर, उस्मान हादी पर, तुमने क्या क्या किया हमको बताओ। तो ये दबाव है और ये इनका इस तबके का ये दबदबा इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है। सर कुछ और खबरें होंगी समीर जी के पास बांग्लादेश में? तो उन्होंने होम एडवाइजर जो है चौधरी, उनसे इस्तीफा मांगा है कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, इसमें असफल हुए हैं। और अब बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के कब्जे में चला गया। और जो वहां पर अभी केयर टेकर जिसे कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के हवाले बांग्लादेश को कर दिया है। सेना और पुलिस को कहा है कि इनको जो मनमानी है इनको करने दीजिए। जिस तरीके से कल एक बेटे को जिंदा जला दिया, इसके अलावा अब तो हर एक मिनट के अंदर ये चिंता है कि वहां जो हिंदू लोग परिवार रह रहे हैं बड़ी संख्या में, वो कैसे बचेंगे। क्या भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है उनको धमकी देकर कि भाई किसी भी तरीके से आपके हिंसा हो, लेकिन हिंदू लोगों पर कैसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वहाँ जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा। भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, विदेश मंत्रालय को या गृह मंत्रालय को वहाँ बात कर और बताए कि भाई हिंदू परिवारों के साथ वहाँ सुरक्षा मुहैया कराइए। और ये तो अवामी लीग के लोगों को मार रहे हैं, बीएनपी के लोगों को मार रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतों की सरकार आ रही है तो वैसे ही हो रहा है जैसा जिन्ना के मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के साथ किया था भारत के अंदर। वही ये जिन्ना मानसिकता के लोग, कट्टरपंथी लोग वहां हिंदुओं के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर चुनाव होते हैं और चुनाव टालने की मुझे लगता है कोशिश की जा रही है, 12 फरवरी को अगर चुनाव होते हैं और कट्टरपंथी ताकत सत्ता में आती है तो हिंदुस्तान के जहां हिंदू लोग हैं उनका क्या होगा, जो बांग्लादेश के नागरिक है। मुझे उनकी चिंता ज्यादा है, सरकार को इस दिशा में दखल देना चाहिए। इसके पीछे दो मतलब किस्म की बातें की जा रही हैं। एक तो जैसे अभी हम लोग मैंने बोला कि जमाते इस्लामी को किसी तरह पावर में लाना, ये आपको ज्यादा इस सब के पीछे हाथ लगता है। पाकिस्तान की हो सकता है कि इसमें कुछ वो हो, हैंड हुई। दूसरा कि मोहम्मद यूनुस खुद ही नहीं चाहता है कि चुनाव हो, तो अराजकता होने दो देश में, चुनाव टल जाएगा। देखिए ये दोनों बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात मैं बात कर रहा हूँ, जनरल इरशाद जब सत्ता पलट करके शासन में आए थे तब से आप पूरे बांग्लादेश के इतिहास को देखिए ना, डेमोक्रेसी कब रहा था। डेमोक्रेसी तो यदि आप देखें, जिससे आप शेख हसीना के बारे में आप पाते हैं, उसके बाद ही बांग्लादेश के अंदर सुरा। नहीं तो बौद्ध लोग चिटगांव हिल्स उनको रोज मारा जाता था, वो सारे भाग करके कहाँ आ गए, कलकत्ता आ गए, त्रिपुरा आकर के बस गए हैं सारे। चिटगांव हिल्स से आपके सारे बुद्धिस्ट लोग तो भाग करके उनको मार करके वहां से भगा दिया गया था। तो कट्टरपंथियों के हाथों में बांग्लादेश पहले भी था, ऐसा नहीं था। आज से करीब 2 दशक 3 दशक पहले से वहां पर कट्टरपंथ वहां पर हावी हो रहा था। अब ये जो है, चूंकि शेख हसीना वहां से हट गई है, वो कंट्रोल करती थी, ताकत के सहारे कंट्रोल करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब पासा पलट गया है। और ऐसी स्थिति में आपको, मुझे ज्यादा डर है, मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं से तो डर है ही, उनका तो है ही। मुझे अपने देश में भी इसी प्रकार की मानसिकता को पनपते हुए मुझे उसका ज्यादा डर है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। पाकिस्तान कैसे अपने जाल में फंसता जा रहा है, ये रोज इसके प्रमाण आते हैं। अमेरिका से दोस्ती, ट्रंप से दोस्ती कहना चाहिए, गले की फांस बन गई आसिम मुनीर के। अमेरिका अब कहता है कि गाजा में पीस फोर्स में पाकिस्तान अपनी सेना भेजे। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अभी एक सवाल ये पूछ लिया गया कि पाकिस्तान ने क्या आपको हामी दी है, अभी तक हाँ में जवाब दिया है कि हम अपनी सेना भेजेंगे। तो आप उनका जवाब सुनिए, वो भी बच रहे हैं। इससे ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अभी इस मामले में फंसा हुआ है, वो साफ साफ हां या ना करने की स्थिति में नहीं है। अगर यह जवाब मार्को रूबियो के पास होता तो उनको गोलमोल करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका के विदेश मंत्री से सुनिए इस सवाल का जवाब। देखिए, पहले उन्होंने कहा वी थैंक पाकिस्तान फॉर एक्सेप्टिंग या फॉर सेइंग यस। फिर बाद में उन्होंने कहा टू सेइंग यस टू कंसिडर, कि अभी तो वो सोचेंगे कि हम भेजें कि नहीं भेजें। मतलब आसिम मुनीर ने अभी इनको हाँ किया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की पत्रकार की बात मैंने आपको सुनाई थी, उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने अगर कह दिया डू मोर तो डू मोर, उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं है। उस आदमी के पास तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है जो पहले ही उनके पैरों में लेटा हुआ हो। तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। और ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं
ट्रंप चाहते हैं मुस्लिम कंट्रीज की सेना वहां पे लगे। उनका वो ये कह रहे हैं कि हमसे ये उम्मीद आप ना करें कि हम हमास को कंट्रोल करेंगे वहां जाके, ये हम नहीं कर सकते। हमारे देश की जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में सारा प्रो गाजा माहौल है और आप हमसे एक्सपेक्ट कीजिए कि हम हमास से लगड़ झड़ के उनका हथियार छुड़वाएंगे, तो ये तो हमसे ना हो पाएगा। अब तो ट्रंप पे कोई नया मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, वहाँ अपना वो नहीं, उन्होंने एक पीस प्लान साइन कर लिया। शर्म शेख की बैठक आपको ध्यान होगी, और वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद थे शहबाज शरीफ, उन्होंने उस शर्म शेख पर उन्होंने सहमति दी हुई है। इसलिए अगर पीस फोर्स भेजने की बात है तो उनको भेजना है। ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। पाकिस्तान को अमेरिका की कई चीज़ों में मदद की ज़रूरत है। अगर वो भेजता है वहाँ तो वो एक स्ट्रेटेजिक फैसला होगा अगर पाकिस्तान अपनी सेना भेजता है, क्योंकि उसको बांग्लादेश में भी अमेरिका की मदद की ज़रूरत है। अमेरिका ने क्यों आंखें मूंद रखी है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों आंखें मूंद रखी है? इतना अत्याचार अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो क्यों सबने आंखें मूंद रखी है? भारत की तो जिम्मेदारी है, कहे भारत को तो पूरे मतलब विश्व मंच पर ये बातें उठानी चाहिए। भारत उस तरह से नहीं उठा पा रहा है क्योंकि आप इस संकट को, इसके सारे आयामों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा संकट है। 1,30,00,000 लोग, अगर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता है और फिर 71 की तरह का एक्सोडस बढ़ता है तो हम लोग क्या तैयार हैं? हमारी सीमाएं तैयार है, हमारी सीमा की हम उनको अपने यहाँ ले लें सारे लोगों को। तो ये एक्सोडस अगर बढ़ता है वो एक संकट है। जो जिस तरह का भारत विरोधी माहौल वहाँ बन रहा है और चाइना जिस तरह से अपनी पनडुब्बियाँ लगा रहा है, वहाँ एयरबेस अपने डेवलप कर रहा है, हमको हमारी सीमा से 15 किलोमीटर दूरी पर एयरबेस लालमुनीरकोटा में वो डेवलप कर रहा है ना। तो ये जो संकट है हमारा स्ट्रेटेजिक संकट है, डिप्लोमेसी का संकट है, एक ह्यूमन संकट। ये बांग्लादेश के हवाले से नहीं, पाकिस्तान को मदद चाहिए अमेरिका की उसमें। अरे वैसे शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसी सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान को गाजा में सैन्य कर्मी भेजने के लिए नहीं कहा गया है और पाकिस्तान ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले विदेश मंत्री पाकिस्तान के इशाक डार ने कहा था कि जब तक आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट नहीं कर दिया जाता कि इसका मैंडेट क्या है, तब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। और साथ में यह भी कहा था कि हमास को निरस्त करना हमारा काम नहीं है, हमास से हथियार डलवाना ये हमारा काम नहीं, ना हम ये इस काम को करेंगे, हमारा घर जल जाएगा, जल चुका है एक बार। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ों में, तो उससे वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और गाजा में जो है वो भी मुसलमान है, क्या पता नहीं था? क्या ये साफ साफ दिखता नहीं था कि पूरी की पूरी फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर वो जितने इस्लामिक देश हैं वो बार बार इजराइल के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं कहते रहते थे? आप इस वक्त आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर भारत के खिलाफ हम कुछ बढ़त हासिल कर लेंगे? आपने वहां हस्ताक्षर कर दिए। हमास से लड़ने जाएंगे आप नहीं जाएंगे? अगर वहां एक भी पाकिस्तानी सैनिक उतरेगा तो किसे लड़ने के लिए उतरेगा? जो आईएसएफ बननी है अगर उसका वो हिस्सा होगा तो क्या करने वो वहां जा रहा होगा? और क्या इस्लाम को मानने वाले जो हमास कहता है कि हम असली लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जो एक समय कह रहा था कि तुर्की और ईरान और पाकिस्तान यही तीन तो हैं, तो क्या वो जो आसिम मुनीर कह रहे थे तब उनको ध्यान में नहीं था? मुझे लगता है भयानक मुश्किल में वो फंस गए हैं और ये स्थिति वहां पहुंच गई जहां अगर गलती से भी पाकिस्तान की सेना वहां गई, उनके सैनिक गए, तो अंदर उनको बड़ा विद्रोह झेलना पड़ेगा। मूल बात मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी इनके जो ये स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, दुनिया में इस वक्त हर जगह अमेरिका का एक ही दूत है, स्टीव विटकॉफ, क्योंकि वो गोल्फ खेलता है ट्रंप के साथ। तो इन्होंने कहा कि अभी हम अमेरिका, इजिप्ट, कतर और तुर्की, ये लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव गाजा में सेकंड इस पीस प्लान का दूसरे सेकंड फेज को आगे बढ़ाने के लिए मिले। अब उसमें तमाम तरीके की बातें की गई हैं, सिक्योरिटी की, ट्रेड कैसे होगा, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस कैसे होगी, रीबिल्डिंग ऑफ गाजा कैसे होगी, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, सब कुछ बता दिया उसमें ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जिक्र तक नहीं है, नाम ही नहीं है कि ऐसी कोई फोर्स बनानी। उसके बिना आप कैसे अगले फेज में जाएंगे जब तक वहां पर हथियार इजराइल मानेगा क्या? हाँ, अगर ये नहीं होगा तो क्या इजराइल मानेगा क्या? ये भी तो संकट है। आसिम मुनीर की अपनी चिंता है, अपने देश में कम नहीं है। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अस्तित्व को चुनौती दी। आपको जफर एक्सप्रेस याद है ना? जफर एक्सप्रेस में 400 लोगों को बंधक बना लिया था, 20 लोग फिर मारे गए थे। अब इस बार जफर एक्सप्रेस और एक और ट्रेन बोलन एक्सप्रेस, इनको बलोच लिबरेशन फोर्स के लोगों ने निशाना बनाया है। हालांकि ट्रेनों को नुकसान नहीं हुआ, ट्रैक को बहुत नुकसान हुआ। तो ट्रेनें भी पलटी हुई दिख रही हैं इसके अंदर, ये देखिएगा तस्वीर आप। मार्च 2025 की लेकिन इससे याद ताज़ा हो गई जब बलोच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। पाकिस्तानी फौज ने इस ट्रेन को फिर आज़ाद कराया था। 400 लोग इसमें थे और कुछ 12 तो सिविलियंस की मौत हुई थी और माना जाता है कि 20 और
बलोच विद्रोही और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया था उस वक्त बलोच लोगों ने कि हमने तो दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि एक तो आप देखिए कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, दूसरा उनकी कैपेबिलिटी रोज की रोज बढ़ती जा रही है। और इसके बाद ये ट्रैक जब इन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, पूरे बलूचिस्तान का बाकी देश से जो है रेल संपर्क कट गया है। बलूचिस्तान में भी कोई ट्रेन नहीं जा रही है इस हमले के बाद, और वो गाड़ियों से और बसों से तो जाना वहाँ वैसे ही बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान की फौज और पुलिस का झंडा जो रंग जिस गाड़ी का हो उसको तो वो वैसे ही नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने एक चेतावनी और जारी की है, अगली उस खबर पर आ जाइए। एक चेतावनी इन्होंने ये जारी की है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट की तरफ से ही चीन और अब पश्चिमी देश भी उसमें जोड़ दिए। अभी तक केवल चीन की बातें करते थे, अब कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज भी, अगर बलूचिस्तान में निवेश आपने किया तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह धमकी जारी की गई है बीएलएफ के चीफ कमांडर अल्लाह नजर बलोच की तरफ से, और एक खत उन्होंने लिखा है सीधा चीन और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों को इसमें दिया गया है निशाने पर, और कहा गया है कि आपके विचार हम सुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर, तो इस विचार को आप त्याग दीजिए, नहीं तो आपके और आपके लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। देखिए, चीन ने तो अपना वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है उसको फिलहाल तो रोक ही दिया है, उस पर काम जो है वो रोक चुका है। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है, बलूचों का मानना है कि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स और माइंस के संसाधन है। अमेरिका उसका दोहन करना चाहती है, वेस्टर्न कंपनियां वहाँ दोहन करना चाहती हैं। पाकिस्तान के सरकार ने उस पर टेंडर भी निकाला था, कई कंपनियों ने उसमें इंटरेस्ट दिया है। बलूचों को यह है कि जब वहाँ पर यदि वेस्टर्न कंपनी आ जाएंगी, अमेरिकन कंपनी आ जाएंगी, तो जो हमारी जो लड़ाई है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, वो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो उनकी सहायता करने के लिए उनको रिसोर्स मुहैया कराने या आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने में अमेरिका आकर के खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे तो फिर वो चाहेंगे कि हर तरीके से उनको मदद करें, और इसलिए वो चाहते हैं कि इसको प्रिएम्प्ट कर दें। लेकिन बलूचों की वजह से आज तक कोई प्रोजेक्ट पनप नहीं पाया वहां। मैं इसलिए कह रहा हूं जो हवाई अड्डा बनाया, इंटरनेशनल हवाई अड्डा ग्वादर में, वहां एक जहाज नहीं उड़ा आज तक वहां से, इन्होंने होने ही नहीं दिया इस बात को। अच्छा, एक और बड़ा खतरा दुनिया पर जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध, आपको याद है, उसमें अमेरिका ने भी उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की थी। अब खबर यह है कि नेतन्याहू ने ठान लिया है कि अब ईरान में की जो बची कुची न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा, उनको पता लग गया उस युद्ध में कि ईरान के पास बहुत बड़ी मिसाइल कैपेबिलिटी है। उसने ऐसा नहीं था कि उसमें केवल ईरान ही पिटा, उसने नुकसान इजराइल का भी किया। उसके पास मिसाइलें, अच्छी टेक्नोलॉजी की, अच्छी मारक क्षमता की हैं। तो अब नेतन्याहू मिलने वाले हैं ट्रंप से, खबर यह है, और ये चाहते हैं 29 दिसंबर तारीख भी आ रही है कि उस मुलाकात होगी इनकी ट्रंप से, और दोनों देश मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं, और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर भी कर सकते हैं, और उनकी मिसाइल ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का जवाब आ गया। तो उन्होंने कहा कि याद कर लीजिए, हमने पिछली बार भी अमेरिका को जवाब दिया था, हमने उनके बेस पर कतर में हमला किया था। अब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम नहीं देखेंगे कि ये इस देश में बेस है कि उस देश में अमेरिका का बेस है। अगर अमेरिका शामिल होता है, सीधा अमेरिका को धमकी दी है, हम अमेरिका पे हमला करेंगे। जब पिछली बार इन्होंने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था तो लोगों ने, दुनिया ने माना था कि ये फिक्स्ड मैच था, क्योंकि इनको दिखाना था अपने लोगों को कि हमने रिटेलिएट किया, क्योंकि अमेरिका से वो युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन इजराइल से उसने पूरी लड़ाई लड़ी थी। क्या लड़ाई फिर छिड़ेगी? नहीं, उसी तरह की लड़ाई होगी। अभी इन्होंने कहा ना कि जहां भी लोग होंगे उनके, और उस पूरे इलाके में, आपको पता है अभी अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, सीरिया में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, इराक में, कतर में है, पूरा बेस उस इलाके में जहां भी अमेरिकी सैनिकों का बेस है वहां अटैक करेगा ईरान। ये उसने डायरेक्ट, और ये हमेशा अमेरिका को ये चिंता रहती है, अमेरिका वहां से बहुत दूर है, 10,000 किलोमीटर, उसको ये खतरा नहीं है कि कोई आकर के अमेरिका में हमला करेगा। अपने बेसेज की चिंता रहती है, जहां उसके हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान है, सैनिक हैं, वहां अटैक होगा। तो ये एक डर होता है हमेशा अमेरिका। इस युद्ध की आपको आशंका दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। 3000 मिसाइल पर मंथ बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान, और ये डर है नेतन्याहू की इतनी ताकत डेवलप कर ली कि 3000 बैलिस्टिक मिसाइल पर डे, और वो अपनी कैपेबिलिटी दर्शा चुका है।